भारत में आज लगभग 2.25 करोड़ लोग अफीम या हेरोइन के नशे की गिरफ्त में हैं। कभी पंजाब के बॉर्डर तो कभी गुजरात के समुद्री रास्तों से और अब डार्क नेट के जरिए ड्रोन से आपके घरों तक। आखिर ये जहर भारत में आ कहां से रहा है? आज हम डिकोड करेंगे अफीम और हेरोइन के उस खतरनाक नेक्सस को जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। ये कहानी शुरू होती है 8वीं सदी से, जब अरब व्यापारी भारत में एक औषधि लेकर आए, और खत्म होती है आज की हेरोइन महामारी पर। एक बादशाह जिसने शराब छोड़ने के लिए अफीम शुरू की और जिंदगी भर नशे का गुलाम बनकर रह गया। एक खोज जो इंसानियत की मदद के लिए हुई थी, लेकिन बन गई इतिहास की सबसे बड़ी गलती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ। दोस्तों, हेरोइन के नशे की शुरुआत को जानने के लिए पहले हमें अफीम की पूरी कहानी जाननी होगी। भारत में अफीम की कहानी बहुत ही रोचक है और इसे हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है 8वीं-9वीं सदी में अरब के व्यापारी इसे अपने साथ भारत लेकर आए। उस समय इसका इस्तेमाल नशे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक दर्द निवारक दवा के रूप में होता था। भारत के प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे धन्वंतरी निघंटु में भी इसका जिक्र दर्द कम करने वाली एक कारगर औषधि के रूप में किया गया है। इसके बाद आता है मुगलों का दौर। अगर सही मायने में देखा जाए तो अफीम से नशे की शुरुआत मुगलों ने ही की थी। मुगल बादशाह अफीम की खेती अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए करवाते थे, और इसी काल में अफीम का इस्तेमाल दवा के रूप में नहीं बल्कि नशे के लिए करने की शुरुआत हो गई थी। मुगल बादशाह जहांगीर का अफीम से जुड़ा हुआ एक बहुत ही प्रचलित किस्सा है कि बादशाह जहांगीर को शराब की बहुत बुरी लत थी, तो उनके एक करीबी ने उन्हें सलाह दी कि शराब की लत छोड़ने के लिए आप अफीम खाना शुरू कर दो, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है। और नतीजा ये हुआ कि जहांगीर की शराब की लत तो नहीं छूटी, लेकिन वो जीवन भर के लिए एक पक्के अफीमची बनकर रह गए। इस दौरान मुगलों ने ही अफीम की खेती को पहली बार अपने नियंत्रण में लिया और इसे राजघरानों और अमीरों का शौक बना दिया। इस कहानी का तीसरा भाग अंग्रेजों के शासनकाल का है। मुगलों तक अफीम रजवाड़ों का शौक थी, लेकिन इसे आम लोगों की बर्बादी बनाने का काम अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में देखा कि चीनी लोग चाय के बदले अंग्रेजों से चांदी लेते थे, और अंग्रेजों को ये बात खटक रही थी। तब उन्होंने सोचा कि अफीम से तो बहुत ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। अंग्रेजों ने चीनी लोगों के बीच अफीम का प्रयोग शुरू किया, और जब चीनी लोगों को अफीम की लत लग गई तो अंग्रेज भारत में उगाई हुई अफीम को चीन में बेचने लगे। अंग्रेजों ने भारत में खासकर बंगाल, बिहार, मालवा और राजस्थान के किसानों को जबरदस्ती डरा धमकाकर अफीम की खेती करवाने के लिए मजबूर किया, और जब भारत में अफीम की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी तो ये आसानी से भारत के स्थानीय बाजारों और गाँव में भी पहुंचने लगी, और यहीं से भारत के आम लोगों और किसानों को भी इसकी बुरी लत लगना शुरू हो गई। चलो हम इतिहास के उन पन्नों को भी टटोल लेते हैं जो हेरोइन के बनने की पूरी कहानी को बयां करते हैं। अफीम से हेरोइन बनने की कहानी असल में विज्ञान की एक बहुत बड़ी दुर्घटना और मेडिकल इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। ये कहानी दर्द को खत्म करने की एक नेक कोशिश से शुरू हुई थी, लेकिन दुनिया की सबसे खतरनाक नशे पर जाकर खत्म हुई। पुराने समय में अफीम का इस्तेमाल दर्द कम करने के लिए किया जाता था, लेकिन इसको मापने के लिए कोई सटीक पैमाना नहीं था। कभी दर्द कम हो जाता था तो कभी मरीज बेहोश तो कभी मदहोश, और डॉक्टरों की कोशिश ये थी कि अफीम से एक ऐसी दवा बनाई जाए जो मापी जा सके। इसके बाद सन 1804 में जर्मनी के एक फार्मासिस्ट फ्रेडरिक विल्हेम स्टेटनर ने अफीम को लैब में प्रोसेस किया और इसके अंदर मौजूद सबसे मुख्य और असरदार केमिकल को अलग कर लिया। उन्होंने सफेद पाउडर का नाम ग्रीक मान्यताओं के सपनों के देवता मॉर्फियस के नाम पर मॉर्फिन रखा। मॉर्फिन दुनिया का सबसे बेहतरीन पेन किलर साबित हुआ, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि इसकी लत बहुत भयंकर लग सकती है। युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को दर्द से राहत देने के लिए मॉर्फिन दी गई और लाखों सैनिक इसके एडिक्ट हो गए। अब मॉर्फिन के बाद सन 1874 में शुरू होती है एक नई कवायद, जिसमें सारे वैज्ञानिक एक ऐसी दवा बनाने की कोशिश करने लगे जिसका असर तो मॉर्फिन जैसा हो पर उसकी लत न लगे। इसी कोशिश में लंदन के एक केमिस्ट C.R. एल्डर राइट ने 1874 में मॉर्फिन को कुछ अन्य केमिकल्स खासकर एसिटिक एनएल्डिहाइड के साथ उबाला
इससे एक नया केमिकल बना जिसे विज्ञान की भाषा में डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहा गया। एल्डर राइट ने इसका परीक्षण किया, लेकिन उन्हें ये कुछ खास नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इस पर आगे काम नहीं किया और ये खोज सालों तक फाइलों में दबी रह गई। इसके करीब 23 साल बाद जर्मनी की मशहूर दवा कंपनी बायर, जिसने एस्पिरिन दवा का निर्माण किया था, उसके एक केमिस्ट फेलिक्स हाफमैन ने इस फॉर्मूले को दोबारा बनाया। बायर कंपनी ने इस दवा को टेस्ट किया तो पाया कि ये मॉर्फिन से कई गुना ज्यादा असरदार थी। इसे खाने के बाद मरीज को बहुत ज्यादा ताकतवर और हेरोइक महसूस होता था, और इसी हेरोइक शब्द से प्रेरणा लेकर कंपनी ने इस नई दवा का ट्रेडमार्क नाम हेरोइन रख दिया। यही थी इतिहास की सबसे बड़ी गलती। बायर कंपनी ने 1898 में इसे खांसी की बेहतरीन सिरप और सबसे बड़ी बात मॉर्फिन की लत छुड़ाने वाली जादुई दवा बताकर बाजार में उतार दिया। इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक को बिना पर्ची के धड़ल्ले से बेचा गया। बाकी शुरुआत में तो लगा कि हेरोइन ने मेडिकल दुनिया में क्रांति ला दी है, लेकिन कुछ ही सालों में इसका खौफनाक सच दुनिया के सामने आ गया। ये मॉर्फिन की लत छुड़वाने वाली दवा नहीं थी, बल्कि हेरोइन दिमाग में जाकर मॉर्फिन से भी तेज असर करती थी, और इसकी लत मॉर्फिन से कई गुना ज्यादा जानलेवा थी। हेरोइन ने लोगों को इतनी बुरी तरह जकड़ लिया कि दवा की जगह एक महामारी बन गई। जब तक डॉक्टरों और सरकार की नींद टूटी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार 1920 के दशक के आसपास दुनिया भर के देशों ने हेरोइन को प्रतिबंधित कर दिया। अब हम बात करेंगे आजाद भारत की। हेरोइन, जिसे भारत में स्मैक या ब्राउन शुगर भी कहा जाता है, इसकी लत का फैलना एक बहुत ही गंभीर और दर्दनाक कहानी है। ये समस्या सिर्फ शौक की वजह से नहीं, बल्कि भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन और अंतरराष्ट्रीय राजनीति की वजह से पैदा हुई। आजादी के बाद शुरुआती दशकों में भारत में अफीम पारंपरिक रूप से खाई जाती थी, लेकिन हेरोइन का नाम आम लोगों ने नहीं सुना था। हेरोइन ने असली तबाही 1980 के दशक में मचाई। भारत दुनिया के दो सबसे अवैध अफीम और हेरोइन उत्पादक क्षेत्रों के ठीक बीच में फंसा हुआ है। पश्चिम में गोल्डन क्रीसेंट, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं, वहीं पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड है। अब हम 1980 के दशक की स्मैक महामारी की बात करते हैं। 1970 और 80 के दशक में जब अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था, तो वहां से भारी मात्रा में हेरोइन तस्करी होकर पाकिस्तान के रास्ते भारत में पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर आने लगी। भारत शुरुआत में सिर्फ एक ट्रांजिट रूट था, जहां से ड्रग्स यूरोप जाती थी। यहीं तस्करों ने एक मौका देखा कि भारत में भी इसका एक बड़ा बाजार बन सकता है। उन्होंने अफीम से बनी घटिया क्वालिटी की हेरोइन, जिसको स्मैक कहते हैं, भारतीय बाजारों में उतार दी। ये बहुत सस्ती थी। 80 के दशक के मध्य तक दिल्ली, पंजाब और मुंबई की सड़कों पर स्मैक की महामारी फैल गई। आज के दौर में पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के राज्य हेरोइन, जिसको चिट्टा भी कहा जाता है, उसकी सबसे ज्यादा भयानक मार झेल रहे हैं। पाकिस्तान से ड्रोन्स के जरिए भी अब हेरोइन भारत में गिराई जा रही है। आज के समय में यही हेरोइन छुपकर अवैध फैक्ट्रियों में अफीम से बनाई जा रही है और इसकी इंटरनेशनल तस्करी भी हो रही है। 1980 के दशक में ड्रग्स के अचानक बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत सरकार ने 1985 में एनडीपीएस एक्ट लागू किया। ये भारत के सबसे सख्त कानूनों में से एक है, जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। इस कानून में सजा इस बात पर निर्भर करती है कि पकड़े गए व्यक्ति पर कितनी मात्रा में ड्रग्स मिला है। हेरोइन या स्मैक के नियम कुछ इस तरह से हैं। छोटी मात्रा यानी 5 ग्राम तक इसे आमतौर पर निजी इस्तेमाल के लिए माना जाता है। इसमें 1 साल की सजा और 10,000 रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। यदि व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र जाने के लिए तैयार हो तो उसे छूट भी मिल सकती है। इसके बाद मध्यम मात्रा, जो 5 ग्राम से 250 ग्राम के बीच होती है। इस स्थिति में 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके बाद आती है कमर्शियल क्वांटिटी, जिसमें 250 ग्राम या उससे अधिक मात्रा होती है और इसमें कठोर सजा के प्रावधान होते हैं, जिसमें 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाता है, और कुछ बेहद गंभीर मामलों में फांसी के भी प्रावधान है। यहाँ अफीम के लिए मात्राएं अलग हैं। यहाँ छोटी मात्रा 25 ग्राम तक मानी जाती है और कमर्शियल मात्रा 2.5 किलो या उससे अधिक, और सजा का ढांचा जो है वो हेरोइन के जैसा ही होता है। अब भारत में इस लत के शिकार कितने लोग हैं ये जान लेते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारत सरकार के ताजा आंकड़े भारत में हेरोइन और अफीम के संकट की गंभीरता को साफ दिखाते हैं। एनसीबी के डेटा और भारत सरकार के सामाजिक न्याय विभाग और एम्स ने मिलकर वर्ष 2019 में एक रिपोर्ट तैयार की,
जिसके अनुसार भारत में कुल 2 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो ओपियोइड यानी अफीम, हेरोइन और पेन किलर दवाइयों के एक्टिव यूजर हैं और इनमें सबसे ज्यादा हेरोइन के इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या है। एनसीबी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में पकड़ी जाने वाली लगभग 40 से 50% हेरोइन अफगानी मूल की होती है। जहां पहले हेरोइन सिर्फ जमीनी बॉर्डर पंजाब और राजस्थान से आती थी, वहीं एनसीबी के नए आंकड़े बताते हैं कि हजारों किलो हेरोइन गुजरात के तटों और अरब सागर के मैरीटाइम रूट के जरिए भारत में धकेली जा रही है। इसके अलावा हेरोइन सप्लाई का एक नया रास्ता भी इजाद हुआ है, वो है डार्क नेट के जरिए कोरियर का। एनसीबी के अनुसार हेरोइन सप्लाई के ऐसे केसेस पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तरीके से बढ़े हैं। तो इस नए तरीके को भी हम बारीकी से समझ लेते हैं। डार्क नेट को इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड भी कहा जा सकता है। आम आदमी आसानी से डार्क नेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मगर पेडलर्स कुछ स्पेशल स्किल्स वाले व्यक्तियों को हायर करके इसका इस्तेमाल हेरोइन की तस्करी के लिए बखूबी कर रहे हैं। डार्क नेट का इस्तेमाल ठीक उसी तरह से होता है जैसे इंटरनेट के जरिए आप और हम कपड़े, मोबाइल या कुछ और ऑर्डर करने के लिए अमेज़न या फ्लिपकार्ट का यूज करते हैं। दोस्तों, सबसे डरावना सच ये है कि डार्क नेट की वजह से अब ड्रग्स खरीदने के लिए किसी सुनसान गली या पेडलर्स के पास जाने की जरूरत नहीं रही। ये सीधा माल आपके मनचाहे पते पर पहुंचा देते हैं और सारा लेन देन क्रिप्टो करेंसी में होता है। और यही एनसीबी का सबसे बड़ा सिरदर्द भी है, क्योंकि पैसे का पीछा नहीं किया जा सकता और एक शहर में आने वाले सभी पार्सल्स को इंसानी तौर पर ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, हेरोइन कह लो, स्मैक कह लो, ब्राउन शुगर कह लो, अफीम कह लो, मोर्फिन कह लो, ये जितने भी नाम स्ट्रीट भाषा में अपने यहाँ पर बोले जाते हैं, चिट्टा हो गया, टिकट हो गया, है ना, उसकी वजह से जितनी भी तबाही हमारे इंडिया में मची है, जो एक नशे की महामारी फैली है, उस पूरी कहानी को मैंने अपनी भाषा में आप लोगों को बता दिया, अपने शब्दों में बताया। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और कोई भी जो नशे की गिरफ्त में फंसा हुआ व्यक्ति हो, उसको ये ज़रूर शेयर करें वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार दें और जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़वाएं। नमस्कार।